हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक। वेलकम बैक टू माय चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। आज हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर सेकेंड सब्जेक्ट क्रॉप इंप्रूवमेंट खरीफ क्रॉप। ओके, इसमें आज देखेंगे हम प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, इट्स यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन। ओके, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक पढ़ेंगे हम प्लांट जेनेटिक रिसोर्स क्या होते हैं, इसके बाद कैसे उनको यूटिलाइज किया जाता है, कैसे कंजर्व किया जाता है, सभी कुछ सारा आपका कंफ्यूजन होगा क्लियर केवल वन सिंगल शॉट में इस डिटेल्ड वीडियो में। एंड अगर आप इसके पहले के हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल यानी कि एग्रीकल्चर यूनिवर्स पे जाके प्लेलिस्ट में वहां पर आपको क्रॉप इंप्रूवमेंट खरीफ क्रॉप्स के नेम से प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां पर जाके आप प्रीवियस सारे वीडियो देख सकते हैं। ओके, तो चलिए इसी के साथ वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट आर प्लांट जेनेटिक रिसोर्स? ओके, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स क्या है, चलिए देखते हैं इसमें हम फर्स्ट पॉइंट। ओके, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स PGR are the most valuable and essential basic raw material to meet the current and future needs of crop improvement program। ओके, चलिए इसको हिंदी में समझते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। प्लांट जेनेटिक रिसोर्स आपके ऐसे रिसोर्स हैं, ऐसे एक इसेंशियल बेसिक रॉ मटेरियल हैं जो कि करेंट एंड फ्यूचर नीड्स क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, यानी कि जो इस समय जो चल रहा है और भविष्य में आने वाले फसल सुधार प्रोग्राम को क्या करते हैं, ये मैनेज करते हैं, यानी कि करंट स्टेटस भी मेंटेन करते हैं। ये फ्यूचर आपके जो नीड्स हैं जो फसल सुधार के, वो भी ऐसे प्रोग्राम को ये क्या करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं। यानी कि सबसे बड़ी बात इसमें कही जा रही है कि देखिए इस टाइम जो करंट सिचुएशन में आपके क्रॉप हैं उनको इम्प्रूवमेंट को लेकर, उनके इम्प्रूवमेंट को लेकर एंड नेक्स्ट आने वाले आपके फ्यूचर जो इन फ्यूचर आने वाले जो आपके क्रॉप्स हैं उनके इम्प्रूवमेंट को लेकर ये क्या करते हैं, प्रोग्राम डेवलप करते हैं। ओके, दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं स्टूडेंट, एम्ड एट डेवलपिंग न्यू वैरायटी फॉर इंक्रीज्ड क्रॉप प्रोडक्शन। इनका क्या लक्ष्य है, इनका ये लक्ष्य है कि नए नए वैरायटीज, नए नए किस्मों को ये विकसित करें फॉर इंक्रीज्ड क्रॉप प्रोडक्शन, जिससे कि फसल पैदावार बढ़ सके। ओके, मेन इनका यही लक्ष्य होता है। किस बेसिस पे, ये करंट सिचुएशन पे भी है, फ्यूचर सिचुएशन पे, यानी कि इस समय भी ऐसे इनका ऐसे क्रॉप इंप्रूवमेंट किया जाए कि जो फसल है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो, अच्छा खासा पैदा मिले और आने वाले फ्यूचर टाइम में भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हमें मिल सके। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं हम थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट आपका स्टूडेंट, कंप्राइज नेटिव लैंड रेसेस, लोकल सिलेक्शन, इलीट कल्टीवार एंड वाइल्ड रिलेटिव ऑफ क्रॉप प्लांट्स। यहाँ पर आपके टाइप्स दिया गया है, कैसे कैसे कौन कौन सी वैरायटियों को हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि आपका कंप्राइज नेटिव लैंड रेसेस होते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लैंड रेसेस जो होते हैं वो आपके बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी होते हैं, बहुत ज़्यादा विडर एडाप्टेबिलिटी होते हैं, रेजिस्टेंट टॉलरेंस होते हैं एंड ये नेचर आपके रिलेटेड होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ये अच्छे होते हैं। बहुत पहले इनकी खेती की जाती थी। आपके टाइम पे लोकल सिलेक्शन हो गया है, जैसे कि अलग अलग एरिया में कहाँ पे कौन सा हमें जैसे कि धान उपजाना है, कौन सा कहाँ पर हमें खेती करना है, तो ये आपके लोकल सिलेक्शन पे डिपेंड करता है कि नहीं इस जगह पर कौन सा वेराइटी अच्छे से लग पाएगा। थर्ड आपका एलाइड कल्टीवार, यानी कि कल्टीवार सिलेक्ट करते हैं हम, एंड वाइल्ड रिलेटिव ऑफ क्रॉप प्लांट्स, यानी कि जो फसल है उनके वाइल्ड रिलेटिव को भी हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टूडेंट प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। ओके, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स का थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे डेफिनेशन, बेटर डेफिनेशन मैं बताऊंगा एंड होप ये आपको जो डेफिनेशन मैं बताने वाला हूँ हिंदी लैंग्वेज जो कि मैं बताऊंगा बहुत बेस्ट रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्या प्रोस्पेक्ट है इसका अभी हमारे स्टडी में, ये सब कुछ आपको क्लियर होगा विद इन सम मिनट्स। ओके, तो चलिए आगे डेफिनेशन देख लेते हैं हम। द सम टोटल ऑफ ऑल हेरिडिटरी मटेरियल allele source of various gene present in a crop species and its wild relative। okay, चलिए इतना समझ लेते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। the sum total of all hereditary material allele source of various gene present in crop species its wild relative। देखिए जितने भी आपके क्रॉप स्पेसीज हैं, किसी भी फसल के जो स्पेसीज हैं इनके वाइल्ड रिलेटिव हैं, उनको क्या करते हैं हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, द सम टोटल ऑफ ऑल हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी मटेरियल कहाँ होगा,
हेरिडिटी मटेरियल होगा आपका डीएनए में, क्रोमोसोम, यानी कि आपका बेसिक एक एलील में कैरेक्टर प्रेजेंट होगा, उस कैरेक्टर को हम लोग कंजर्व करके रखेंगे। तो वही तो है आपका द सम टोटल ऑफ ऑल हेरिडिटी मटेरियल, यानी कि जितने भी हेरिडिटी मटेरियल हैं उनको क्या करेंगे हम जोड़कर एलील सोर्स ऑफ वेरियस जीन प्रेजेंट, यानी कि जो जीन है अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग जीन प्रेजेंट होगा, उसको क्या कर रहे हैं हम कंजर्व करके रख रहे हैं ताकि बेटर इन अप्लाइड इन फ्यूचर टाइम, यानी कि जैसे हमको कोई अदर वेराइटीज का डेवलपमेंट करना है इन फ्यूचर तो हम उसको क्या कर सकते हैं इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पे कह रहा है द सम टोटल ऑफ ऑल हेरिडिटी मटेरियल एलील सोर्सेस ऑफ वेरियस जीन प्रेजेंट इन क्रॉप स्पेसीज एंड वाइल्ड रिलेटिव, जो कि उनके कहां प्रेजेंट होते हैं किसी स्पेसीज में एंड वाइल्ड रिलेटिव में, उनको क्या करेंगे हम कंजर्व करके रखेंगे। दैट्स क्लियर, यही आपका प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अब चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन। इट इज द जेनेटिक वेल्थ ऑफ ए क्रॉप ओवर ए पीरियड ऑफ इवोल्यूशन, इट इज द रॉ मटेरियल फॉर फर्दर क्रॉप इंप्रूवमेंट। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि इट इज द जेनेटिक वेल्थ, ये आपका जेनेटिक वेल्थ करता है, यानी कि सुधार करता है ऑफ ए क्रॉप ओवर ए पीरियड ऑफ इवोल्यूशन, यानी जैसे जैसे पीरियड बीतता जा रहा है, जैसे कि आज 2023 चल रहा है, आने टाइम में 2050, उसके बाद अलग अलग आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा जैसे जैसे इवोल्यूशन होगा वहां पर उनकी क्रॉप्स की कंडीशन भी चेंज होंगी। इट इज द रॉ मटेरियल फॉर फर्दर क्रॉप इंप्रूवमेंट, यानी कि उस टाइम पे उस लोकेशन पे उस रीजन पे हमें कौन सा क्रॉप को अप्लाइड करना होगा, हम लोग को ग्रो करना होगा, ये डिपेंड करेगा उनके स्पेसिस पे कि उनके अंदर कितनी सहन क्षमता है, क्या वो वहां पर उग सकते हैं। तो ये सब चीजें बेसिकली आपकी कहाँ की जा रही है प्लांट जेनेटिक रिसोर्स में। जेनेटिक रिसोर्स में क्या किया जा रहा है अभी करंट सिचुएशन में और फ्यूचर सिचुएशन में क्रॉप इंप्रूवमेंट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है फॉर बेटर इंक्रीज प्रोडक्शन, ताकि फसल की पैदावार क्या हो अच्छे से ग्रोथ हो सके। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं इसमें एक और पॉइंट दिया गया आपका प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। ओके, यहाँ पर आपका लगभग आपका 24,000 प्लांट स्पेसीज डिस्क्राइब्ड ये यहाँ पे दिया गया है। 3,000 ह्यूमन यूज, जिसमें 3,000 लगभग इस्तेमाल करते हैं, कौन ह्यूमन यूज करते हैं। 30 प्लांट स्पेसीज, 95 बेसिक नीड्स, जिसने कि 95% बेसिक नीड जिनकी आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर दिया गया है 24,000 प्लांट की स्पेसीज है, जिसमें से 3,000 ह्यूमन इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हम लोग इसमें से 30 प्लांट स्पेसीज ऐसी हैं जो कि 95% का बेसिक नीड है, यानी कि ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दैट्स क्लियर। चले देखते हैं आप नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टूडेंट प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। इसमें देखेंगे हम फर्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है, रिप्रेजेंट द एंटायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी और डाइवर्सिटी अवेलेबल इन क्रॉप स्पेसीज। यहाँ पर दिया गया है कि हमारे जो एंटायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी में कौन कौन से क्रॉप स्पेसीज हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो फर्स्ट इसमें दिया गया है आपका कंसिस्ट ऑफ, तो फर्स्ट दिया गया है लैंड रेसेस, सेकेंड आपका मॉडर्न कल्टीवार, थर्ड है आपका ऑब्सोल्यूट कल्टीवार, फोर्थ है एडवांस ब्रीडिंग लाइंस ब्रीडिंग स्टॉक्स। ओके, फिफ्थ है आपका वाइल्ड फॉर्म ऑफ कल्टीवेटेड स्पेसीज, सिक्स्थ है वाइल्ड रिलेटिव एंड सेवेंथ है म्यूटेंट्स। ओके, तो बेसिकली इनका हम अभी देख ले रहे हैं एज ए नेम, अभी आगे देखेंगे इनका प्रॉपर क्या इस्तेमाल है लैंड रेसेस का, मॉडर्न कल्टीवार एंड ऑल। ओके, लास्ट में आपका लाइन दिया गया है यहाँ पे इंक्लूड बोथ कल्टीवेटेड एंड वाइल्ड स्पेसीज एंड रिलेटिव ऑफ क्रॉप प्लांट। यहाँ पर दिया गया है कल्टीवेटेड वाइल्ड स्पेसीज, जो वाइल्ड स्पेसीज है एंड रिलेटिव ऑफ क्रॉप प्लांट, जितने भी आपके फसल के रिलेटिव हैं यानी कि वाइल्ड रिलेटिव हैं उनका भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन होगा कि ये सब भैया क्या बता रहे हैं, आगे थोड़ा सा बढ़ने दो यार, सब कुछ क्लियर होगा, 100% क्लियर होगा। मैं बता रहा हूँ ना, एक एक टॉपिक को अच्छे से देखेंगे। लैंड रेसेस क्या है, मॉडर्न कल्टीवार है, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है एंड क्या है इनका जो स्पेसीज है, जो ये वेराइटी है, बेसिकली ये वेराइटी है आपकी, इन वेराइटी का कब इस्तेमाल किया गया एंड कब बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा और इन फ्यूचर का क्या कंडीशन हो सकता है, सब कुछ बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो स्टूडेंट फर्स्ट देखते हैं हम लैंड रेसेस। ओके, यानी कि लैंड रेसेस क्या है। ओके, यहाँ पर दिया गया आपका प्रिमिटिव कल्टीवार सिलेक्टेड एंड कल्टीवेटेड बाय द फार्मर फॉर मेनी जनरेशन। ओके, यानी कि प्रिमिटिव कल्टीवार होते हैं ये सिलेक्टेड, जो कि सिलेक्ट किए जाते हैं और कल्टीवेशन होता है इनका बाय द फार्मर फॉर मेनी जनरेशन, यानी कि बहुत सारा जनरेशन में इनका कल्टीवेशन हो चुका है। बेसिकली लैंड रेसेस जो है आपके ये बहुत पहले से आ रहे हैं, यानी कि बहुत पहले इनकी खेती बहुत ज़्यादा होती थी। ओके, अब के टाइम पे तो उतना नहीं हो पाती क्योंकि उस टाइप का नेचर नहीं बन पाता है, लेकिन लैंड रेसेस तब के भाई बहुत मतलब अपने टाइम में बहुत ज़्यादा ये सुपीरियर थे। ओके,
फीचर्स की बात करें, फीचर ऑफ लैंड रेसेस, तो लैंड रेसेस इसमें फर्स्ट पॉइंट दिया गया आपका, लैंड रेसेस वे आर नॉट डिलिबरेटली ब्रेड लाइक मॉडर्न कल्टीवार। जो इस समय के मॉडर्न कल्टीवार है वो उनकी तरह एक्ट नहीं करते, उनकी तरह इनका कल्टीवेशन नहीं है, बट ये बेटर है। ओके, अब समझ लेते हैं हम सेकंड पॉइंट, लैंड रेसेस हैव हाई लेवल ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी विथ रेजिस्टेंट टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस। बहुत बड़ी बात कह रहा है यहाँ पे, आपके टाइप में से बहुत रेयर वेराइटी होती है जिनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है विथ रेजिस्टेंट, जो कि रेजिस्टेंट हो पाते हैं, जो कि सहन क्षमता होती है उनके अंदर, बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस को भी वो क्या करते हैं, टॉलरेट कर पाते हैं, उनके अंदर सहनशीलता वो होती है। ये ऐसे टाइप के आपके कल्टीवार ऐसा टाइप के आपके स्पेसीज थे लैंड रेसेस, जो पहले के टाइम में कल्टीवेशन इनका होता था। ओके, चलो देखते हैं हम थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, लैंड रेसेस हैव ब्रॉड जेनेटिक बेस फॉर वीडर एडाप्टेबिलिटी। बहुत ज्यादा इनका क्या था, वीडर एडाप्टेबिलिटी था, यानी कि ये अनुकूल थे, प्लस ये बहुत ज़्यादा जगह पे सेपरेट होते रहते थे उस समय, और बेसिकली इनका जो कहीं भी एडाप्ट ये हो सकते थे किसी भी कंडीशन में, इसलिए यहाँ पर दिया गया है। ओके, तो चले देखते हैं आप नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आपका स्टूडेंट ऑब्सोल्यूट कल्टीवार। ओके, इसमें देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, इंप्रूव्ड वैरायटी ऑफ रिसेंट पास्ट आर नोन एज ऑब्सोल्यूट कल्टीवार। देखिए, इंप्रूव्ड वैरायटीज जो होती हैं आज के समय में और पहले के समय में, उनको क्या कहते हैं, हम ऑब्सोल्यूट कल्टीवार कहते हैं, जो आपकी इंप्रूव्ड वैरायटीज हैं बेसिकली, दैट क्लियर। सेकंड पॉइंट की बात करें तो दे आर द वैरायटी, ये उनकी वैरायटी है which were popular earlier and now have been replaced by new varieties। ये बहुत पहले की वैरायटी हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध हुआ करती थी अपने समय में, बट आज के समय में रिप्लेस कर दी गई हैं नए वैरायटी में। ओके, यानी कि आज के टाइम पे मॉडर्न जो कल्टीवार्स आ रहे हैं उसके हिसाब से इनको क्या कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है, दैट्स क्लियर। थर्ड पॉइंट की बात करें स्टूडेंट, दिस वैरायटी हैव सेवरल desirable character and constitute an important part जीन पोल। ओके, ये जो वैरायटी है इनके पास कुछ डाइवर्सिबल कैरेक्टर है, अलग अलग कैरेक्टर होता है। देखो बेसिकली जैसे हम ह्यूमंस हैं तो हमारे अंदर कुछ अलग एलील है, कुछ अलग कैरेक्टर आया हमारे अंदर, सबके अंदर अपना अपना अलग अलग होता है। तो ये भी स्पेसीज जो है इनके अंदर भी डिजरेबल कैरेक्टर है, अलग अलग कैरेक्टर हैं, कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जीन पोल, जो कि बहुत ज्यादा महत्व रखता है जीन पोल के हिसाब से। ओके, एग्जाम्पल की बात करें लास्ट में हम, तो एग्जाम्पल है व्हीट वेराइटी, जैसे इसमें पाई जाती है बहुत ज्यादा आपकी ऑफ K68, K65, PB 591। तो ये सब वेराइटी जो आज के टाइम बहुत रेयर केस सुनने को मिलता है कि इनका कल्टीवेशन होता है और इनकी खेती की जाती है। आने वाले टाइम में हो सकता है, देखो यही चीज मैं बता रहा हूँ आपको कि अब ऐसा नहीं है कि नहीं जो पहले हो चुका है आने वाले टाइम में उनका कल्टीवेशन नहीं हो सकता है। यही तो है आपका प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, जिसमें हम अभी आगे पढ़ेंगे कैसे इनको कंजर्व करके रख रहे हैं हम लोग, वहां पे पढ़ेंगे कि नहीं कैसे इन स्पीसीज को हम लोग जीन बैंक में कंजर्व करके रख रहे हैं ताकि हम इनका इस्तेमाल इन फ्यूचर कर सकें अगर इनकी नीड पड़ी तो। ओके, चलो देखते हैं आप नेक्स्ट पॉइंट। थर्ड बात करेंगे स्टूडेंट हम यहाँ पे मॉडर्न कल्टीवार। ओके, मॉडर्न कल्टीवार क्या होते हैं, फर्स्ट पॉइंट देखिए इसमें हम करंटली कल्टीवेटेड हाई यील्डिंग वेराइटीज। मॉडर्न मतलब मॉडर्न टाइम, ये आपका डिजिटल इंडिया, इसमें करंटली कल्टीवेटेड यानी कि इस समय जो हम खेती कर रहे हैं जिनकी उपज बहुत ज्यादा हो रही है, हाई यील्डिंग वेराइटीज, ऐसे किस्मों की ऐसे सीड हम इस्तेमाल कर रहे हैं आज के समय में जिससे जो कल्टीवेशन हो रहा है, जो हमारी यील्डिंग हो रही है वो बहुत ज्यादा हाई हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। ओके, सेकंड पॉइंट की बात करें तो आल्सो नोन एज इंप्रूव्ड कल्टीवार और एडवांस कल्टीवार, और इन्हें हम इंप्रूव्ड कल्टीवार के नेम से भी जानते हैं और क्या एडवांस कल्टीवार। ओके, इनके नेम से भी हम जानते हैं, किसे, मॉडर्न कल्टीवार को। थर्ड पॉइंट की बात करें स्टूडेंट तो यूज्ड एज पेरेंट इन द ब्रीडिंग प्रोग्राम, जिनका इस्तेमाल हम पेरेंट्स मतलब ब्रीडिंग प्रोग्राम में करते हैं, यानी कि कोई क्रॉस कराने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे होगा क्या कि आपका जैसे कि मॉडर्न टाइम कल्टीवार है उनका ब्रीडिंग किसी और स्पेसीज से करा देंगे और देखेंगे कि नया रिजल्ट क्या मिल रहा है एंड क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है सॉइल पे, कैसे ये ग्रो कर रहा है एंड आने वाले फ्यूचर में क्या कंडीशन देता है ये फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। ओके, थर्ड पॉइंट की बात करें स्टूडेंट तो हाई यील्ड पोटेंशियल एंड यूनिफॉर्मिटी एज कंपेयर्ड टू एब्सोल्यूट वैरायटी एंड लैंड रेसेस। ओके,
देखो यही तो है मॉडर्न कल्टीवार। मॉडर्न कल्टीवार हम लाए क्यों? हम तो एब्सोल्यूट वर्कर भी कर सकते थे, लैंड रेसेस को भी आज के टाइम ही उनका उपयोग कर सकते थे, बट हम मॉडर्न कल्टीवार क्यों लाए भाई? इसलिए लाए क्योंकि हमारा उपज बढ़े, हाई पोटेंशियल हो उनके अंदर, यूनिफॉर्मिटी एज कंपेयर्ड, यानी कि अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग रीजन पे जो वैरायटी का इस्तेमाल कर सके हम, वो बहुत तगड़ा कर सकें और बहुत ज्यादा उससे उपज ले सकें। ओके, इसलिए ये आपका एब्सोल्यूट वैरायटी एंड लैंड रेसेस से भी बहुत ज्यादा बेस्ट होता है जो मॉडर्न कल्टीवार आज के टाइम पे। बट ये नहीं कह रहा हूं कि बेस्ट है ही और रहेगा भी, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या पता लैंड रेसेस से कोई ब्रीडिंग करा दिया जाए, उनका कोई क्रॉस करा दिया जाए और उससे जो क्रॉप्स आपके उपज हो वो अच्छे कल्टीवेशन में आ जाए। ओके, तो ये सब कुछ आपका इन फ्यूचर हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें स्टूडेंट, तो मॉडर्न कल्टीवार हैव नैरो जेनेटिक बेस एंड लो एडेप्टेबिलिटी कंपेयर टू लैंड रेसेस। यहाँ पे दिया गया है आपका कि जो मॉडर्न कल्टीवार है वो नैरो जेनेटिक बेसिस है एंड इनका लो एडेप्टेबिलिटी, यानी कि बहुत एडेप्टेबिलिटी इनका लो है, यानी कि हर जगह ये अडेप्ट नहीं हो सकते हैं कंपेयर टू लैंड रेसेस, जो लैंड रेसेस आपके हैं। यानी कि ये जो वैरायटी है आज के टाइम में जो मॉडर्न कल्टीवार है उनके अंदर उतना एडेप्टेबिलिटी नहीं है। लैंड रेसेस तो भाई हर जगह, हर पूरा उनका विश्व लगाता था, उनकी खेती करता था, लगभग ऐसे थे। बट ये जो आपके मॉडर्न कल्टीवार है वो हर जगह नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे स्पीसीज हैं जो पर्टिकुलर एक रीजन पे ही होते हैं। तो ये चीज यहाँ पे दिया गया है। ओके, यहाँ पर साइड में देख सकते हैं आप कंपोनेंट्स ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज में दिया गया आपका लैंड रेसेस, एब्सोल्यूट कल्टीवार, यही सब दिया गया है। इसको हम भी पूरा पढ़ेंगे। ओके, तो हमारा अभी मॉडर्न कल्टीवार कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टूडेंट एडवांस ब्रीडिंग लाइंस। ओके, यानी कि एडवांस ब्रीडिंग लाइंस क्या होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्टूडेंट एडवांस ब्रीडिंग लाइन। ओके, बात करें सर फर्स्ट पॉइंट की, तो एडवांस कल्चर विच आर नॉट एट रेडी फॉर रिलीज टू फार्मर, यानी कि एडवांस कल्चर क्या है? ये आपका ऐसा कल्टीवेशन, इसमें ऐसे स्पीसीज पाए जाते हैं जो कभी रेडी नहीं है, जो कभी तैयार नहीं है रिलीज टू फार्मर्स, यानी कि फार्मर्स की कल्टीवेशन के लिए। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की बात पॉइंट कहते हैं स्टूडेंट समटाइम्स दे आर नॉट वेरी मच प्रोडक्टिव, कुछ समय ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, यानी कि इनका बहुत ज्यादा पैदावार नहीं होता है, बट वैल्यूएबल फॉर वेरियस इकोनॉमिक कैरेक्टर, लेकिन ये आपके वैल्यूएबल होते हैं फॉर वेरियस, बहुत ज्यादा आपका इकोनॉमिक कैरेक्टर के लिए। ओके, आर्थिक कैरेक्टर के लिए, यानी कि आर्थिक स्थिति के लिए किसी भी जो फार्मर है उनके लिए क्या होते हैं, ये सुटेबल होते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टूडेंट वाइल्ड फॉर्म ऑफ कल्टीवेटेड स्पेसीज। ओके, यानी कि जो कल्टीवेटेड स्पेसीज हैं उनके वाइल्ड फॉर्म, यानी कि उनके जो पालतू या जंगली कह सकते हैं उनके जो फॉर्म से वेराइटीज हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो हाई डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस, यहाँ पे जो उनका डिग्री होता है कैसा होता है, वो रेजिस्टेंट कर पाते हैं, यानी कि वो उनके अंदर सहन क्षमता होती है आपके बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस की, जैसे कि आपका लैंड रेसेस में होता था। दैट्स क्लियर। सेकंड पॉइंट की बात करें तो दे कैन इजीली क्रॉस विथ कल्टीवेटेड स्पीसीज, और ये आसानी से क्रॉस हो पाती थी, यानी कि ब्रीडिंग हो पाता था किससे, कल्टीवेटेड स्पीसीज से। दैट्स क्लियर। थर्ड पॉइंट की बात करें स्टूडेंट तो वाइल्ड फॉर्म ऑफ मेनी क्रॉप्स स्पीसीज आर एक्सटेंट, जितने भी आपके वाइल्ड फॉर्म्स ऑफ अलग अलग स्पीसीज थे वो एक्सटेंट होते थे। ओके, चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं आपके, दे कॉन्स्टिट्यूट स्मॉल पार्ट ऑफ जीन पोल, यानी कि अगला पॉइंट क्या कर रही है, दे कॉन्स्टिट्यूट स्मॉल पार्ट ऑफ जीन पोल, और जीन पोल की ये स्मॉल पार्ट्स, यानी कि इनमें काफी ज्यादातर अच्छा ये रहता था किसी भी जनरेशन के लिए ये आपका इस्तेमाल हो सकते थे। ओके, दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टूडेंट वाइल्ड रिलेटिव। ओके, यानी कि जंगली जो उनके वैरायटी हैं। फर्स्ट पॉइंट की बात करें इसमें स्टूडेंट, those naturally occurring plant species which have common ancestry with crops। ओके, ऐसे आपके नेचुरल अकरिंग, यानी कि जो प्रकृति में पाए जाते हो स्पेसीज जो कि कुछ कॉमन एंसेस्टर उनके हों फसल के, यानी कि कोई भी फसल, स्पेसिफिक फसल के जो कॉमन एंसेस्टर पाए जाते हो, कैसे पाए जाते हो, नेचुरली, यानी कि प्रकृति में। ओके, सेकंड पॉइंट की बात करें स्टूडेंट तो कैन क्रॉस विथ क्रॉप स्पेसीज, यानी कि इनका क्रॉस हो पाता था किसी भी क्रॉप स्पेसीज के साथ, ये वाइल्ड रिलेटिव की बात कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट की बात करें तो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिस्टेंट टू बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेस,
अब आराम सी बात है, नॉर्मल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, अगर वो नेचर में पाए जा रहे हैं तो उनके अंदर एबायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेस तो आना ही आना है। जैसे आपके लैंड रेसेस होते थे वो भी आपके नेचुरल अकरिंग थे, यानी कि बहुत ज़्यादा उनको विडर एडाप्टेबिलिटी थे, ये भी क्या ऐसे भी हैं, इनके अंदर जो है बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंस मौजूद है। ओके, चलो देखते हैं अब हम नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। इट इज़ यूज्ड एज रिजॉर्ट इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। इसका इस्तेमाल किया जाता था आपका रिजॉर्ट वगैरह में, क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में, जिसमें हम फसल को सुधार करते थे। ओके, फर्स्ट पॉइंट की बात करें इसमें, यहाँ पर नीचे दिया गया है इसी में, हाइब्रिड स्टेरिलिटी इनमें करते थे हम, हाइब्रिड वेरिएबिलिटी एंड ट्रांसफर ऑफ सेवरल अनडिजायरेबल जीन टू द कल्टिवेटेड स्पेसिस अलोंग विद डिजायरेबल एलील। यहाँ पे हम, इसका मतलब यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग करते थे हम। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, उनके जीन्स के साथ रिप्लेसेबल करते थे, यानी कि जीन, किसी जीन का किसी स्पीसीज में कर दिया तो उससे क्या होगा कि नहीं, देखेंगे हम कौन सा क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो कर रहा है एंड क्या उसका कंडीशन है, कैसा कल्टीवेशन हो पाता है एंड क्या परफॉर्म ये कर पा रहा है। तो ये सब आपका किस में करेंगे हम, वाइल्ड रिलेटिव में। अब चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टूडेंट म्यूटेंट्स। ओके, बात करें म्यूटेंट्स की तो म्यूटेशन आप लोग ने वर्ड सुना होगा, बायोलॉजी में पढ़े होंगे और कहीं भी पढ़े होंगे। तो म्यूटेशन एक वर्ड था, वहाँ पर इसका डेफिनेशन था आपका, म्यूटेशन इज द अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि वहाँ पे जीनोटाइप एंड फिनोटाइप ऑर्गेनिज्म में उसका सिंगल बेस पेयर डीएनए का चेंज हो पाता था, चेंज हो जाता था। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट, व्हेन द डिजायर्ड कैरेक्टर, जब डिजायर्ड कैरेक्टर नॉट फाउंड इन कल्टिवेटेड एंड देयर वाइल्ड स्पेसीज, यानी कि जो डिजायर्ड कैरेक्टर है वो फाउंड नहीं होता था आपका कल्टिवेटेड स्पेसीज में एंड वाइल्ड रिलेटिव में। ओके, उसको क्या बोल देते थे हम, म्यूटेंट्स। ओके, ऐसे वैरायटी होते थे। सेकंड पॉइंट की बात करें तो नेचुरल एंड इंड्यूस्ड म्यूटेशन, इसमें बताया गया है कि कौन कौन से म्यूटेशन होते हैं। तो नेचुरल म्यूटेंट्स होते थे और इंड्यूस्ड म्यूटेशन होते थे। इनकी डीप वीडियो अगर आप चाहेंगे तो मैं बना सकता हूँ सेपरेट टॉपिक पे। अभी मैं बात करूँ तो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा कि इंड्यूस्ड म्यूटेशन क्या होता है, नेचुरल म्यूटेशन क्या होता है। ओके, बात करें नेक्स्ट हम लोग थर्ड पॉइंट की, तो एक्स्ट्रा वेरिएबिलिटी क्रिएट थ्रू इंड्यूस्ड म्यूटेशन, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेरिएबल हो जाते थे। यानी कि वेरिएबल का मतलब, वेरिएबिलिटी आप लोग पढ़े होंगे, मतलब कि एकदम से चेंज, जैसे कि मदर और फादर हो गया, अब उनका जो बच्चा हो रहा है उसका काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल हो गया, तो बोल देंगे यार इसके अंदर वेरिएबिलिटी आ गई है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर यही दिया गया आपका एक्स्ट्रा वेरिएबिलिटी, यानी कि जो स्पेसीज हैं, जो कल्टिवेटेड आपके स्पेसीज हैं, वो जो आपका अलग जनरेशन में हो रहा है उसके अंदर क्या होगा, बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी आ जाएगी। क्रिएटेड थ्रू इंड्यूस्ड म्यूटेशन तब होगा जब यहाँ पे इंड्यूस्ड म्यूटेशन होगा। ओके, तो ये आपका क्या कर रहा है, डीएनए सीक्वेंस चेंज में, डीएनए में सीक्वेंस चेंज कर दे रहा है, यानी कि उनके जीनोटाइप, यानी कि इंटरनल लेवल में, जेनेटिक लेवल में, एंड फिनोटाइप यानी कि उनके स्ट्रक्चरल लेवल में भी चेंज कर दे रहा है। ये क्या कर रहा है, इंड्यूस्ड म्यूटेशन। ओके, जिसकी वजह से वेरिएबिलिटी आपकी आ जा रही है। दैट्स क्लियर। चलो देखते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट, may not be released as variety but they are added in the gene pool. Okay, may not release, इसको रिलीज नहीं किया जाता है ऐसे वैरायटी के रूप में, हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि अगर इस्तेमाल करेंगे तो क्रॉप्स कैसा जर्मिनेट करेगा, क्या उसमें चेंजेज आएंगे, अच्छा खासा हम लोग को उससे प्रॉफिट मिलेगा भी नहीं मिलेगा, ये चीज़ हम लोग को बिल्कुल नहीं पता। इसलिए हम लोग उसको एज ए रिलीज वेराइटी नहीं करते, यानी कि एज ए वेराइटी हम लोग उसका कल्टिवेशन नहीं करते हैं। बट दे आर एडेड इन द जीन पोल, यानी कि उसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं जीन पोल में, ताकि हम लोग अगर इन फ्यूचर कोई भी हम लोग को अगर कोई नया वेराइटी फॉर्म करना हो थ्रू हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो वो चीज़ हम लोग वहाँ पे परफॉर्म कर पाएँ। दैट्स क्लियर। एग्जाम्पल की बात करें हम तो एग्जाम्पल में आपका राइस। ओके, इसका एग्जाम्पल आपका यहाँ पे दिया गया है नाम जगन्नाथ। वीट यानी कि गेहूं की बात कर रहा है, ये नोरियन 10, ये आपका वेराइटी है। कौन सा वेराइटी आपका, म्यूटेंट्स वेराइटी है। ओके, ये क्या है आपका, म्यूटेंट्स वेराइटी है, किसका, राइस का दिया गया है एंड आपका वीट का दिया गया है। ओके, दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक। सो स्टूडेंट थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग जीन पोल के बारे में। बेसिकली आपका बहुत ज़्यादा ये आपके सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी बेसिकली हम लोग इसको देख लेते हैं, इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। जीन पोल की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया गया है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन पोल वाज प्रपोज्ड बाय हार्लेन एंड डेविड 1971। हार्लेन एंड डेविड ने इनका आविष्कार किया था, इनका बेसिकली इनको प्रपोज किया था 1971 में, 1971 में। सेकंड बात करें हम तो जीन पोल कंसिस्ट ऑफ ऑल द जीन्स एंड देयर एलील प्रेजेंट इन ऑल सच इंडिविजुअल विच हाइब्रिडाइज और कैन हाइब्रिडाइज
विथ ईच अदर। ओके, जीन पोल क्या है, कंसिस्ट करता है जितनी भी आपके जीन्स हैं उनके एलील हैं इन सच इंडिविजुअल, किस इंडिविजुअल में, विच हाइब्रिड, जो कि हाइब्रिड होते हैं और हाइब्रिड विथ एक साथ जुड़े होते हैं, उनको क्या बोल देते हैं हम, ये कंसिस्ट करता है बेसिकली आपका जीन पोल। ओके, सेकंड बात करें हम, द जीन पोल क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स, 4 ग्रुप में इनको क्लासिफिकेशन दिया गया है। फर्स्ट नॉर्मल जान लेते हैं हम, प्राइमरी जीन पोल GP1, इजी टू क्रॉस, इसको बेसिकली हम लोग आसानी से क्रॉस कर पाते हैं। फर्टाइल हाइब्रिड्स यूजफुल फॉर ब्रीडिंग। ओके, फर्टाइल हाइब्रिड्स में पाए जाते हैं आपके होते हैं एंड यूजफुल फॉर ब्रीडिंग, उसमें ब्रीडिंग कराया जाता है। ओके, सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकेंडरी जीन पोल GP2, जिसमें पार्शियल फर्टाइल हाइब्रिड्स विथ प्राइमरी जीन पोल। ओके, थर्ड पॉइंट की बात करें तो टर्शरी जीन पोल GP3, स्टेराइल हाइब्रिड्स विथ प्राइमरी जोल। फोर्थ की बात करें हम लोग तो क्वाटरनरी जीन पोल GP4, जिसमें आपका GMS होता है। सो स्टूडेंट बेसिकली अभी हम लोग का कंप्लीट होता है आपका जीन पोल, जो कि क्लासिफाइड हुआ आपका 4th ग्रुप्स में। बेसिकली आप उसको तैयार कर सकते हैं एज ए नॉलेज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है आपके एग्जाम लेवल की तरफ से, लेकिन आप लोग तैयार रहेगा तो सही रहेगा। इन फ्यूचर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो जाए तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकते हैं। लेट्स क्लियर। चलिए देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्टूडेंट जर्मप्लाज्म। ओके, बात करें डेफिनेशन की तो द सम टोटल ऑफ ऑल हेरेडिटरी मटेरियल एलील सोर्स ऑफ वेरियस जीन्स प्रेजेंट इन ए क्रॉप स्पीशीज एंड इट्स वाइड रिलेटिव। ओके, जितने भी आपके हेरेडिटरी मटेरियल होते हैं सबका जोड़, जो कि आपका मटेरियल एलील सोर्स ऑफ वेरियस जीन, जो कि अलग अलग आपका जो जीन है अलग अलग किस में प्रेजेंट है, आपके क्रॉप स्पेसिस में प्रेजेंट है, वाइड रिलेटिव में प्रेजेंट है, उनके सभी को सभी का सम क्या बोलते हैं हम लोग, जर्मप्लाज्म कहते हैं। ओके, द जर्मप्लाज्म, सेकंड पॉइंट की बात करें यहाँ पे हम लोग तो द जर्मप्लाज्म इज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर स्पेसिस एंड इट्स वाइड रिलेटिव। जर्मप्लाज्म क्या होता है, यह कलेक्शन होता है लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिस, यानी कि किसका समूह होता है, ये लार्ज नंबर ऑफ स्पेसिस का एंड वाइड रिलेटिव का, किसके, क्रॉप्स का। दैट्स क्लियर। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्रॉप्स की बात कर रहे हैं, हम लोग एग्रीकल्चर से पढ़ रहे हैं तो क्रॉप्स की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फीचर्स की। तो फर्स्ट पॉइंट में देखें, इट रिप्रेजेंट द एंटायर जेनेटिक वेरिएबिलिटी, यह आपका रिप्रेजेंट करता है सभी जेनेटिक वेरिएबिलिटी को। सेकंड बात करें हम लोग, इट इंक्लूड लैंड रेसेस, मॉडर्न कल्टीवार, एब्सोल्यूट कल्टीवार, ब्रीडिंग लाइन्स, स्पेशल जेनेटिक स्टॉक, वाइल्ड फॉर्म एंड वाइड रिलेटिव, जितना हम लोग अभी पढ़ चुके हैं इन सभी को क्या करता है, यह इंक्लूड करता है। थर्ड पॉइंट, कलेक्टेड फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी, जीन बैंक, जीन सेंचुरीज, फार्म फील्ड, मार्केट एंड सीड कंपनीज, यानी कि यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इनको कलेक्ट करते हैं। क्यों कलेक्ट करते हैं भाई, इसलिए कलेक्ट करते हैं ताकि हम लोग इनका जेनेटिक इंजीनियरिंग कर सकें। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टूडेंट स्ट्रेटेजी फॉर कंजर्वेशन। ओके, जो कि हम लोग का मेन टॉपिक ही है प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, इट्स यूटिलाइजेशन एंड कंजर्वेशन। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे किसका, स्ट्रेटेजी फॉर कंजर्वेशन, कैसे कंजर्व करेंगे हम लोग वेराइटीज को, सीड को। ओके, यानी कि उनके स्पेसिस को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखते हैं हम लोग दो इसका स्ट्रेटेजी ऑफ कंजर्वेशन में है, इन सितु एंड एक्स सितु। ओके, इन सितु की बात करें तो यहाँ पे दिया गया है इन ओरिजिनल हैबिटेट डायनेमिक कंजर्वेशन, इसके ओरिजिनल स्टेट में हम डायनेमिक कंजर्वेशन करेंगे, जिसमें आपको दिया गया है बायोस्फीयर रिजर्वेयर में, नेशनल पार्क में, जीन सेंचुरीज में, ऑन फॉर्म में। बेसिकली उसका उसी फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल हैबिटेट को हम लोग क्या करेंगे, उसको कंजर्व करके रखेंगे। ओके, इसमें दिया गया आपका बायोस्फीयर रिजर्वेयर में वाइल्ड स्पेसीज, वाइल्ड रिलेटिव एंड आपका लैंड रेसेस, ट्रेडिशनल वेराइटी, इन सभी को क्या करेंगे हम इन चीज़ों में, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्वेयर, नेशनल पार्क, जीन स्ट्रक्चर, ऑन फॉर्म, इन सभी को क्या करेंगे हम, ये जितनी स्पेसीज हैं इनको क्या करेंगे हम लोग कंजर्व करके रख सकते हैं, यानी कि रखेंगे। ओके, बात करें नेक्स्ट एक्स सितु की, यानी कि आउटसाइड हैबिटेट। ओके, यानी कि हैबिटेट से बाहर, यानी कि नेचुरल तरीके से नहीं, बाहर हम लोग इनको क्या करेंगे, स्टैटिक कंजर्वेशन करेंगे इसमें। ओके, देखते हैं कहाँ करते हैं हम लोग इसमें करेंगे हम लोग सीड जीन बैंक में, इन विट्रो जीन बैंक में। ओके, इसके बाद करेंगे हम लोग
इसके बाद करेंगे हम लोग स्टूडेंट स्टायो बैंक में, उसके बाद डीएनए बैंक में। ये सब आपका बैंक में हो रहा है, यानी कि आउटसाइड ऑफ नेचुरल हैबिटेट, यानी कि इन सितु में क्या कर रहे थे हम, नेचर में ही कर रहे थे उनको प्रिजर्व करके, कंजर्व करके, और इनको क्या करेंगे हम आउटसाइड ऑफ द हैबिटेट। ओके, इसमें आपका फील्डजीन बैंक में ही हो गया। ये सारे पॉइंट आपके दिए गए हैं, यहाँ पर आपको प्रिजर्व कंजर्व करके रखना है। तो स्टूडेंट बेसिकली यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से, स्ट्रेटेजी ऑफ कंजर्वेशन में 2 दिया गया है, इन सितु एंड एक्स सितु। बात करें इन सितु की एक बार फिर से, तो यहाँ पर ओरिजिनल हैबिटेट को हम लोग क्या कर रहे हैं, नेचर में हम लोग प्रिजर्व करके रख रहे हैं, यानी कि उसको कहीं हम लोग बैंक वगैरह में बहुत ज़्यादा नहीं सेव कर रहे हैं। बायोस्फीयर रिजर्वेयर, नेशनल पार्क, जीन सेंचुरीज और फॉर्म पे यहाँ पे हम लोग क्या करें, कंजर्व करके रख रहे हैं। एक्स सितु में क्या कर रहे हैं हम लोग, आउटसाइड हैबिटेट, यानी कि नेचर से हम लोग बाहर इसको प्रिजर्व करके रख रहे हैं बैंक वगैरह में। दैट्स क्लियर। ये आपका हो गया स्ट्रेटेजी ऑफ कंजर्वेशन। होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड कई बार ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं आप लोग आप नेक्स्ट पॉइंट। सो स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी में ही बहुत बेस्ट फिगर के माध्यम से एक्स सितु कहाँ हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं, सीड जीन बैंक, इन विट्रो स्टोरेज, डीएनए स्टोरेज, पोलिन स्टोरेज, फील्ड जीन बैंक, बोटनिकल गार्डन। ओके, इन सितु में कहाँ हम लोग सेव करके रखते हैं वेराइटीज को, उनके स्पेसीज को, नेचुरल पार्क में, बायोस्फीयर रिजर्व में, एंड जीन सेंचुरी में, ऑन फार्म पे एंड होम गार्डन में। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इनको प्रिजर्व करके रखते हैं। अब से भाई साहब अगर क्वेश्चन आया इन सितु एक्स सितु, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इन का मतलब समझ पा रहे हो, नेचर में, इन मतलब अंडर, नेचर से जुड़ा हुआ है, एक्स मतलब जो गया, समझ पा रहे हो, एक्स मतलब। ओके, तो एक्स सितु मतलब जो गया, इसका मतलब आउटसाइड, बाहर, यानी कि चलो बाहर निकलो भैया तुम। तो आउटसाइड यानी कि नेचर से बाहर हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं सीड जीन बैंक में, और ढेर सारे बैंक जो यहाँ पर दिए गए हैं। दैट्स क्लियर। चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर भी हम लोग एक अच्छे से डिफिनेशन के माध्यम से समझ लेते हैं। जर्मोप्लाज्म कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी में एक्स सितु कंजर्वेशन क्या है, कंजर्वेशन ऑफ जर्मोप्लाज्म वे फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट, यानी कि जो नेचुरल हैबिटेट से हम लोग बाहर जर्मोप्लाज्म क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं। इन सितु मतलब द कंजर्वेशन ऑफ जर्मोप्लाज्म इन इट्स नेचुरल हैबिटेट फॉर इन द एरिया वेयर इट्स ग्रो नेचुरली। यहाँ पर हम लोग उन एरिया में, सिलेक्टेड एरिया में हम लोग उनको प्रिजर्व कंजर्व करके रखते हैं जो आपके नेचुरली ग्रो कर सके। देखिए जर्मोप्लाज्म होता क्या है, जर्मोप्लाज्म क्यों जरूरी है, थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। बेसिकली जर्मोप्लाज्म यानी कि आपका किसी भी क्रॉप के स्पीसीज का जो जीन है, ओके, जो कैरेक्टर है, उसको क्यों हम लोग प्रिजर्व करके रख रहे हैं। एंड भाई हम लोग क्यों ऐसा, क्यों अलग अलग थोड़ा कैसे कर रहे हैं, मीडियम क्या है। देखिए अलग अलग आपका जितने भी क्रॉप्स हैं, जितने भी स्पीसीज हैं, सबका अलग अलग जीन है, पर्टिकुलर एक एक स्पीसीज का अलग अलग जीन है। उस जीन को हम लोग निकाल के तो सेव कर नहीं सकते, ये हमारा ये गेहूं हो गया, इसका जीन निकाल के चलो यहाँ रख दिए, नहीं ना, हम लोग सीड के माध्यम से ही रखते हैं। ओके, उनका सीड प्रिजर्व करके रखते हैं, थोड़ा थोड़ा जो अमाउंट वैलिड होगा। ओके, उसके हिसाब से हम लोग सीड को प्रिजर्व करके रखते हैं, ताकि हम लोग इन फ्यूचर कोई भी हम लोग को कोई भी कल्टिवेशन करना हो, मॉडर्न उसमें कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग करके क्रॉप्स को इंप्रूवमेंट करना है, तो वहाँ पर हम लोग इन चीज़ों को जोड़ पाएंगे। दैट्स क्लियर। इसलिए हम लोग जर्मोप्लाज्म को कंजर्व करके रखते हैं। चलो देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट दिया गया आपका स्टूडेंट एक्स सितु जर्मोप्लाज्म कंजर्वेशन में फर्स्ट दिया गया आपका सीड जीन बैंक, जिसमें जर्मोप्लाज्म इज स्टोर्ड एज इजी, रिलेटिवली सेफ एंड रिक्वायर्ड मिनिमम स्पेस, यानी कि बहुत कम आवश्यकता स्पेस की पड़ती है हमें, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि सीड वगैरह उनका हम लोग कंजर्व करके रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा छोटा सा आपका जो जीन बैंक रहेगा वो तो रहेगा, बट जो स्पेस रहेगा वो बहुत कम लगेगा अलग अलग वेराइटी को रखने के लिए। ओके, बेस्ड ऑन स्टोरेबिलिटी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, यानी कि उनको जो स्टोर करके रखते हैं उनके 2 प्रकार हैं। पहला आपका ऑर्थोडॉक्स सीड, ओके, ये यहाँ पर दिया गया है, देख लेते हैं क्या है फर्स्ट पॉइंट। ओके, ड्राइड टू लो मॉइस्चर कंटेंट 5%, यानी कि हम लोग कैसे प्रिजर्व करके रखते हैं, यानी कि 5% से कम ना रहेगा आपका। ओके, उनको लो मॉइस्चर करके कंजर्व करके रखते हैं। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर, यानी कि कैसे उनको स्टोर करके रखते हैं, लो टेम्परेचर पे।
थर्ड है आपका नो लॉस वेबिलिटी, यानी कि उतना टेम्परेचर ही हम लोग करेंगे जितना वो वेबिलिटी लॉस ना करें, यानी कि वेबिलिटी का मतलब एबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन, यानी कि अपने जर्मिनेशन को वो लॉस ना करे, उतना डिग्री टेम्परेचर हम लोग कम करके रखेंगे। और वो उतना डिग्री टेम्परेचर कितना है 5%, यानी कि आपका 5% मॉइस्चर को कम कर देंगे, उतना जो डिग्री रहेगा टेम्परेचर बना रहेगा उसमें हम लोग उसको प्रिजर्व करके रख देंगे। दैट इज क्लियर। तो नो लॉस ऑफ वेबिलिटी। एग्जाम्पल की बात करें तो कॉर्न हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, कैरेट, कॉटन, सनफ्लावर, ये सब इनके जो सीड है उनको हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं। सेकेंड बात करें हम लोग बी स्टूडेंट, तो रिकैल्सिट्रेंट सीड। ओके, इसमें देखें हम लोग फर्स्ट पॉइंट, तो डिक्रीज इन मॉइस्चर बिलो 12 to 30%। ओके, यानी कि यहाँ पर हम लोग कैसे स्टोर करेंगे उनको, डिक्रीज मॉइस्चर को डिक्रीज करेंगे 12 से लेके 13%। ओके, ड्रास्टिक लॉस ऑफ वेरिएबिलिटी, यानी कि यहाँ पे जो वेरिएबिलिटी लॉस हो रही है वो ड्रास्टिक लेवल पे हो रही है, बहुत ज़्यादा हो जा रही है। ओके, सेकंड की बात करें हम लोग, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर दिस काइंड ऑफ सीड। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसा हो जाता है कि 12-13% मॉइस्चर कम कर देंगे तो उनको बहुत ज़्यादा टाइम तक हम लोग प्रिजर्व करके नहीं रख पाएंगे। इनका कुछ टाइमिंग भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आप सालों से 2000-3000 साल सेव करके रख सकते हो, नहीं रख सकते हो। इनको कुछ ही टाइम तक हम लोग सेव करके रखेंगे, इसके बाद हम लोग इनका न्यू अपडेट्स यानी कि न्यू जनरेशन करा के भी फिर सेव कर सकते हैं। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट बात करें इसमें हम लोग एग्जांपल की, तो सिट्रस हो गया, कोका हो गया, कॉफ़ी, रबर, ऑयल, प्लम एंड आपका हो गया मैंगो, जैक फ्रूट एटसेट्रा, ये सब इनके सीड हम लोग प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ओके, दैट्स क्लियर। तो बेसिकली हम लोग इसमें पढ़े इक्स सीटू कंजर्वेशन में आपके बेस्ड ऑन द स्टोरेबिलिटी पे हम लोग 2 इसमें सीड पढ़े, ऑर्थोडॉक्स सीड एंड रिकैल्सिट्रेंट सीड। ओके, सो स्टूडेंट इसी के साथ आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा यार, थक भी जाते हैं करते करते बोलते, आवाज़ भी बैठ चुकी है हमारी, बट कोई नहीं, आप लोग के लिए हमेशा हम अवेलेबल हैं। और कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी आपको कमेंट्स करना हो, कोई भी रिलेटेड टू आपका स्टडी, तो आप लोग कर सकते हैं बेशक। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।